अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज एक बार फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े और दो टोक पैगाम दिया है। पेशावर में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने जो बातें की वो महज एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी बल्कि एक कौमी बयानिया था, एक उसूली मौक़िफ़ था और शायद सबसे बढ़कर एक सख्त मगर सच्चा इंतबाह था। DGISPR ने कहा कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। ये वो जुमला है जो हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। बरसों से जो तमाशा चलता आ रहा है, जो सहूलतकारी होती रही, जो मुजरिमाना खामोशियां छाई रही, अब उन सब के लिए रियासत पाकिस्तान ने 3 रास्ते वाज़े किए हैं। नंबर 1, या तो दहशत गर्दों को रियासत के हवाले करो। नंबर 2, या रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करो। और नंबर 3, अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो रियासत की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। ये एक्चुअली में धमकी नहीं, ये रियासत का आईनी हक है, क्योंकि जब बात आती है अवाम की जान, माल और इज्जत की, तो कोई भी रियासत खामोश नहीं रह सकती। और पाकिस्तान तो वैसे भी वो रियासत है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी, कुर्बानियां भी दी, मगर फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि KP में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है, लेकिन किसी फर्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी जात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज्जत का सौदा करे। कोई फर्द वाहिद ये समझता है कि इसकी रियासत जो सियासत है वो बड़ी है रियासत से, तो ये हमें कबूल नहीं। दहशतगर्दी का एक और पहलू जो मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा वो है अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। DGISPR ने वाज़े अल्फाज में बताया कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं, इन्हें भारत की पुष्ट पनाही हासिल है और अमरीकी इनखला के बाद जो हथियार वहां छोड़े गए वो अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इस बात का मकसद अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब करना नहीं, बल्कि इस हकीकत की निशानदेही है कि अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो आपके घर को भी धुआं पहुंचता ही पहुंचता है। हमने अफगानिस्तान को हमेशा भाई समझा, उनके लिए अपने दरवाजे खोले, उनके मुहाजिरीन को पनाह दी, लेकिन अब जब रियासत पाकिस्तान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी की बात करती है तो इस पर सियासत क्यों होती है? क्या ये दोहरा मयार नहीं है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की प्रेस ब्रीफिंग जिसमें बहुत से सवालात हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारी डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ, ब्रिगेडियर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और डिस्कशन में सैयद हमजा रिफत साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तीनों से यही जानना चाहूँगी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं। आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करती हूँ। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बहुत क्लियर थी, तफसीली थी, सख्त थी, लेकिन खरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कहना गलत नहीं होगा, ये महज प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी बल्कि ये एक कौमी बयानिया था जो पेश किया गया है। सर, पाक फौज ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि स्टेटस को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे रीड करते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया। देखें, आई इंटायरली एग्री विद यू, और बस मैं तो ये कह सकता हूँ कि DGISPR pour his हार्ट आउट, दिल से जो उन्होंने बातें की हैं, जिस तरह वो इमोशनल थे और जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, कुर्बानियों का तस्करा कर रहे थे, और जिस तरीके से जवान ऑफिसर्स हैं, जवान सोल्जर्स हैं, सिविलियंस की कैजुअल्टीज है, पुलिस की कैजुअल्टीज हो रही हैं, वो हम कुछ हमारे अपने जो है उन्होंने जो रीजंस भी बता दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। सो जो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कंप्रिहेंसिव थी, क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की। उन्होंने टेररिज्म के बात की, खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस उनका था, और जिसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात की। फिर जो नेक्सस है कि पॉलिटिकल और जो टेररिस्ट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक नेक्सस बना हुआ है, उसकी बात की है। और इसके बाद जो है इलीगल स्पेक्ट्रम है, जो जिसमें फंडिंग के लिए पैसा आ रहा था, इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो तमाम चीजों का अहाता किया। और मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज भी दिया है, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, और एक्नॉलेजमेंट उनकी थी कि जो अवाम है उनकी बहुत कुर्बानियां हैं, और काफी अरसे से उनकी कुर्बानियां हैं, और फ्रंट पे वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से पुलिस की भी कुर्बानियां हैं, CTD की भी कुर्बानियां हैं। लेकिन वो उन्होंने फिर कुछ बात बताई कि एक नेशनल एक्शन प्लान को एक मिसाल दी, पहले 20 पॉइंट थे, बाद में 14 पे हम पहुंच गए थे, लेकिन उसमें एक मेजर पॉइंट था काइनेटिक एक्शन, तो अफवाज पाकिस्तान तो वो कई अरसे से कर रहे हैं। बाकी जो सोशो इकोनॉमिक पॉइंट्स थे या इम्प्लीमेंटेशन थे, उनमें से अनफॉर्चुनेटली वो चीजें पूरी नहीं हो सकी। वो जिम्मेदारी आती है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, तो उसमें भी उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे
बातचीत हुई। ब्रिगेडियर साहब, 5 बुनियादी वजूहात भी उन्होंने बताई हैं और फिर ये जो नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला हमीद साहब, सबसे पहले आपसे भी मैं यही जानना चाहती हूँ, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव थी आज की ये प्रेस ब्रीफिंग? क्या तमाम एम्बिग्विटीज़ जो थी वो क्लियर हो गई हैं, वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है? कैसे देखते हैं आप इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि एक वार्निंग थी। वार्निंग थी उनके लिए जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को डीमिलिटराइजेशन के ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की डीन्यूक्लियराइजेशन के ख्वाब देखते हैं, जो पाकिस्तान को जो है मुआशी तौर पर कमज़ोर देखना चाहते हैं, जो भारत के बयानिए को जो है यहाँ मजबूत करना चाहते हैं, जो दहशत गर्दों को जो है सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल है कि ये प्रेस ब्रीफिंग थी या क्या था, लेकिन इसका मुकाम चुनना ये बड़ा अहमियत का हामिल है। ये मुकाम खैबर पख्तूनख्वा चुना गया, 11 कोर हेडक्वार्टर चुना गया जो कि इस टाइम पे हालत जंग में है, तकरीबन 1,30,000 ट्रुप्स के साथ। और इसी तरीके से जो मेरे ख्याल में हमें जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर मुश्किलात हैं, जिसके अंदर हमारे ईस्ट से जो पड़ोसी है इंडिया, उसकी बाकायदा फाइनेंसिंग जारी है। इसके हवाले से हम डोजियर पेश कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 151 पेजेस का, जिसके अंदर हमने बाकायदा जो है भारत की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के हवाले से बात की है। और फिर हमने ये भी देखा कि भी हालिया कश्मीर के अंदर जो वाकयात पेश आए, उसके अंदर भी भारत का फुटप्रिंट जो है बड़ा वाज़ेह नजर आता था। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक, जैसे आपने 3 नुकात जो है वो शुरू में बता दिए, उसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह है कि किसी किस्म की भी जो पॉलिटिकल बैकिंग के साथ जो दहशतगर्द चल रहे हैं, या किसी फाइनेंशियल बैकिंग के साथ चल रहे हैं, या किसी वो ड्रग लॉर्ड के जो है वो जेर साया पल रहे हैं, या इलीगल एक्टिविटीज के वाले लोग जो हैं उनके साथ जो है उनकी पुष्टपनाही हासिल है, तो ऐसे लोग जो हैं उनके खिलाफ जो है वो फिर तैयार हो जाएं, हम निपटेंगे। और साथ ही साथ जो है, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि इमोशनल तो जाहिर है, इमोशंस इंसान के साथ होते हैं, लेकिन इट वाज मोर ऑफ अ इमोशन जो कि एक बाप के अपनी औलाद के लिए होते हैं। जहां हमारे यंग ऑफिसर्स और जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, तो जाहिर है इमोशंस होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक थॉरो प्रोफेशनल जनरल की तरह उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने ऑप्शंस भी दी, उन्होंने मसाइल भी बताए, सहाफियों के साथ बड़ी मुफस्सल हर किस्म के सवाल और जवाब तुंदो तेज उन्होंने जवाब दिए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो थी वो वाज़ेह बता रही थी, जीरो टॉलरेंस और इनफ इज इनफ की पॉलिसी है। चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो भारत है, चाहे भारत को अगर शौक है किसी फजाई या जो बहरी या बर्री सतह के ऊपर हमला करने की, सौ बिस्मिल्लाह जरूरत आए, और फिर जो उसका हाल होगा वो फिर उसको तारीख के अंदर अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। सैयद हमजा रिफत साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हमजा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकाम है और जो इसमें पैगाम दिया गया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, काबुल में जो एक्सप्लोजन हुआ है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से और अफगान रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से अगर आप स्टेटमेंट्स को उठा के देखें तो वो ये कह रहे थे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और कुछ घंटे बाद अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये अटैक किया है। तो अफगानिस्तान की तरफ से तो काफी क्लियर कट एक मैसेज आ चुका है कि वो अपनी जो इंटरनल हाउस है उसको ऑर्डर में नहीं रखना चाह रहे। टीटीपी हो गया, बीएलए हो गया, आईएसके हो गया, ईटी हो गया, ईटीआईएम हो गया, ये सारी तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रिहाइश पजीर है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक सिग्नल गया है काबुल को, नई दिल्ली को और केपी गवर्नमेंट को। साफ सी बात है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये जो एक नेक्सस बना हुआ है रॉ का, टीटीपी को सपोर्ट करना, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके एक ऐसी सिफ्त के अंदर लेके जाना जहां पे हम आपको लेजिटिमेसी अकॉर्ड करेंगे, ये पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जिसकी निशानदेही DGISPR ने की। मैं आपको थोड़े से स्टैट्स बताता हूं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज है, पिक्स का जो इदारा है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कुछ क्वार्टर्स 2025 के उसके अंदर उतनी ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं जो पूरे 2024 के अंदर है।
सही। और एक्लेट जो एक अमेरिकन बेस्ड थिंक टैंक है, उन्होंने कहा है कि इसमें से मेजॉरिटी जो अटैक्स है वो टीटीपी कर रही है। और टीटीपी का हमको भी पता है, हम सबको पता है कि अगर हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उठा के देखें, वो सारे रिहाइश पजीर है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ने जब से फाउल काबुल हुआ है 2021 के अंदर, उन्होंने टीटीपी मिलिटेंट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। हमने सिफारती तौर पे उनसे बात करके देख लिया है, हमने हॉट परसूट करके देख लिया है, हमने मतलब जो है, और आप बिल्कुल सही फरमा रही थी अपने इंट्रो के अंदर कि हमने हमेशा उनको रेफ्यूजीज को मतलब हमने पनाह दी है, सालों से इंटीग्रेशन है कल्चरली, बिल्कुल कल्चरली वी आर द क्लोजेस्ट टू अफगानिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, और हमने हमेशा एक दोस्ताना रवैया रखा है। पर यह नहीं हो सकता कि आप एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के तौर पे चले जाएं, हमारे यहाँ अटैक्स होते रहें और हम चुप करके बैठ जाएं। भारत का तो काम ही ये है, देखते चाहे वो श्रीलंका के अंदर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान के कराची के अंदर टारगेट किलिंग्स हो, भारत को तो काम ही ये है। पर अगर अफगान हुकूमत इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आएगी तो फिर हमारी तरफ से ये काफी क्लियर कट स्टांस है कि देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। एक आखिरी बात मैं केपी गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, गवर्नेंस के लूप होल्स की वजह से ही दहशतगर्दी होती है, और इस चीज के ऊपर जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं उनको तबादला ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम टाइमिंग को देखें तो हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो जाना, हमारे जवानों की शहादत, इसके बाद फिर केपी की गवर्नेंस की आज बहुत बात हुई है। गवर्नेंस के हवाले से हम देखें तो सीएम का तब्दील हो जाना, नए सीएम का आना, और उससे पहले ये बात होनी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसको आज बड़े स्ट्रांगली तौर पर कंडेम किया है DGISPR ने। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि एक देखें फेडरेशन है, एक फेडरल गवर्नमेंट है जिनकी जो बातचीत किसी गैर मुल्क के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ बातचीत तो फेडरल गवर्नमेंट करती है। इट्स नॉट ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो सिक्योरिटी प्रोविंशियल है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जरगे लेके, या हमने जरगों की हालत देखी, अगर आपको याद हो ये चंद साल पहले जब यहाँ से बड़े जयत उलमा यहाँ से स्पेशली दे वर टेकन टू काबुल, और उनकी मुलाकातें ख्वारिजियन के जो कमांडरों के साथ हुआ और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब जाके हमने रिक्वेस्ट कर दी। देखें, क्लैरिटी DGISPR ने ये दी थी कि हमने स्टेटस को की बात नहीं करनी, हमने स्टेटस को से निकलना है। दिस इज व्हाट द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेड कि भाई स्टेटस को कोई नहीं है, हमने कोई अपॉलॉजीज नहीं करनी है, हमने कोई माजरत खाना रवैया अख्तियार नहीं करना है, हमने हार्ड स्टेट के तौर पे जो डिसीजंस लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना रिकॉर्डिंगली हम कर रहे हैं। आप देख लें कि वन डॉक्यूमेंट रेजिम हम ले आए। अच्छा, हम रेफ्यूजीज को जो इलीगल लोग हैं यहाँ से हम उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हो रहा है। सो हम उनकी कोई ऐसी चीज पे हम एक्सक्यूज या उस पे बात नहीं मान रहे। सो इसका मतलब ये है कि आप किस कैपेसिटी में एक प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर कह सकता है कि मैं या टीम लेके जरगा लेके जाऊंगा, वहां बातचीत करूंगा। तो ये तो हमारी अपनी वीकनेस है। पाकिस्तान जैसा मुल्क देखे ना, जिसका जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल से कहां पहुंच गया है। इंडिया 7 टाइम बिगर देन पाकिस्तान, हमने उनको लिटा दिया है। दुनिया भर में हमारी एक्नॉलेजमेंट हो रही है। ऐसे ही है। और अफगानिस्तान, लेट मी आल्सो ये डॉट भी क्लियर करने दें कि कहते हैं कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, ऐसा भी नहीं है। इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। देखिए, सोवियत इन्वेजन हुआ, इट वाज पाकिस्तान लीडिंग था, फिर अमेरिकन भी आए, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आए। 9/11 के बाद भी यही हालात थे। थ्रू आउट हमने सपोर्ट किया है, चाहे वहां पे वार्स हुई हैं, चाहे पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए हैं। सो इट वाज पाकिस्तान सपोर्ट जिसकी वजह से सब कुछ ये मुमकिन हुआ है, वरना ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देखे जिसपे वो गलत किस्म के दावे करते हैं, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह मैसेज देखे फील्ड मार्शल ने कहा था, एक पाकिस्तानी की जो लाइफ है, उसकी जिंदगी है, मुझे ज्यादा अजीज है बनिस्बत हमारे पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात से। बिल्कुल तो ऐसे उससे बड़ी बात क्या? फिर ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने इस्लामिक जो हमारी रिवायात हैं उनका हवाला भी दिया कि अगर हर चीज़ मुज़ाकरात से ही होती तो फिर गज़बा ना होते, जंगें ना होती। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, 5 बुनियादी वजूहात जो आज DGISPR ने वाजे किए हैं, उनमें एक था नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना करना, दहशतगर्दी के मामले पर सियासत करना और कौम को इस सियासत में उलझाना। इसको बड़ा उन्होंने मुफस्सिल तौर पर इलेबोरेट भी किया। तो हमने देखा है कि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो सियासी तौर पर उसको उलझा दिया जाता है, जिसका जिक्र आज DGISPR ने किया। इस पॉइंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये दुरुस्त है हर पॉइंट को, हर बात को सियासत में उलझा देना?
देखिए, पहली बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़े कुछ अरसे से हमें ये पैगाम मिल रहा है, चाहे वो पाक-भारत जंग हो, चाहे वो ईरान के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में पाकिस्तान का एक वाज़े मौसर जवाब हो। हमने ये देखा कि पाकिस्तान डिफेंसिव पॉलिसी को जो है वो शन कर चुका है, छोड़ चुका है और अब ऑफेंसिव पॉलिसी पे जा चुका है, जो कि पिछले कई अरसे से तकरीबन 2 दिहाइयों से हमने डिफेंस की पॉलिसी बनाई थी, जबकि हम अब ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी पे जा चुके हैं। अब इसके अंदर जो सियासी बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं, और आपने एक शुरू में जुमला बोला था वक्त का तकाजा कि जी। इस अहम वक्त क्या है। जी। अहम वक्त यह है कि जब जनरल द्विवेदी इंडियन आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नक्शे से मिटाने की फजूल गुफ्तगू बात कर रहा है, जब अमेरिका से हमारी वापसी हुई है और पूरी दुनिया का जो महवर था वो पाकिस्तान बना हुआ था, कतर मज़ाकरात हुए, उसके अंदर पाकिस्तान का एक अहम तरीन किरदार था। तो ये एक ऐसे वक्त के अंदर हो रही है, और ख़ास तौर पे जब एक बयानिया पिट रहा है और एक वक्त में जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत में तब्दीली हुई है और एक ऐसे आदमी को जानबूझ के लाया जा रहा है जो आदमी अपने, मेरे ख्याल में नटोरियस लफ्ज अगर मैं यूज करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरजीहात जो हैं वो महाज आराई की हैं और लगता यह है कि वो महाज आराई की तरफ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में किसी को आज़ादाना खारजा पॉलिसी बनाने की इजाजत नहीं है। वो दफ्तर खारजा मरकज इस्लामाबाद से जो है वो चलाई जाती हैं और चलाई जाती रहेंगी। दूसरी जानिब जो है, जो आपने पहले 2 नुकात के ऊपर बात कही, हाँ जी। देखिए दोनों नुकात जो है वो बड़े अहम हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फौज मीन्स बिजनेस। फौज जो है रियासत, जो देखे ना, फौज सियासत नहीं करती, फौज का काम कार्रवाई करना होता है, और जब जरूरत पड़े मादरे वतन को तो एक आदमी की जान जो है वो बिल्कुल सबसे ज्यादा कीमती होनी चाहिए, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मामूली बात नहीं है, रोजाना शहादतें हो रही हैं। फौज के अंदर एक अपना प्रेशर होता है, और जाहिर है जो लोग ट्रेंड होते हैं, ट्रिगर फ्रेंडली होते हैं, उनको कंट्रोल करना एनिमीज के लिए जो है वो आसान नहीं हुआ करता। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम हैं, हमें यकीनन शहादतें हो रही हैं, तकालीफ हैं, जिस तरह से अभी जो है वो हमजा साहब ने बताया, लेकिन उसके बावजूद क्या पाकिस्तान की फौज का हौसला कम हो गया? क्या हमारी पुलिस जो है उसकी कोई कमजोरी नजर आई? तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया। अभी वॉलंटियर ज्यादा हैं, आपको वॉलंटियर मिलते हैं। अभी आप देख लीजिए कि अभी मेजर अदनान की जो शहादत हुई, कि क्या वो बात थी? ऐसा तो कभी देखा ना सुना कि एक आदमी अपने दोस्त को जो है बचाने के लिए, अपने ब्रदर ऑफिसर को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है और अपने ऊपर जिस्म पे गोलियां ले लेता है। कितने और जैसे ही होश आती है तो सबसे पहला सवाल भी ये पूछा जाता है कि वो कैसे हैं जिनको बचाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमजा रिफत साहब, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? आज बहुत क्लियर और वाज़े पॉइंट्स भी वाज़े बता दिए डीजी ISPR ने, और कहा कि अफसोस की बात है, बहुत से सवालात किए उन्हीं पॉइंट से उन्होंने, कि ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक पॉइंट था कि मीडिया, सोशल मीडिया और सियासतदान यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे, ये नेशनल एक्शन प्लान में था। उन्होंने सवाल किया था कि क्या ऐसा हो रहा है? तो ऐसा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। तो क्यों नहीं हो रहा? इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के अंदर और इन सारी चीजों के अंदर वो ज्यादा इंटरेस्टेड है बनिस्बत नेशनल सिक्योरिटी के। इशू सिर्फ ये आता है, अगर आप ओवरऑल देख लें, सारे ममालिक, दुनिया के किसी ममालिक को देख लें, नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक को भी देख लें, तो ये बात करेंगे कि कुछ चीजें सियासत से ऊपर होती हैं। और नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर कुछ शिक्के हैं सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का, मॉनिटरिंग एस्पेक्ट का और गवर्नेंस एस्पेक्ट का। और बदकिस्मती से केपी गवर्नमेंट इन तीनों चीजों के हवाले से फेल हो रही थी। मैं ये नहीं कह रहा मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है, पर फेल हो रही थी। सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है फौज पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ, और फिर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अल्फा एलिमेंट्स को तूल देते हैं, जिस तरह से बदकिस्मती से, और मैं मुकम्मल तौर पर ऑन एयर बात कर रहा हूँ कि आईसिस के भी सिंपैथाइजर्स हैं जिनके कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं, कुछ फेसबुक अकाउंट्स हैं। वो क्यों है, किस वजह से है, इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही? और सोशल मीडिया के अंदर कुछ ऐसे हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग हैं जो भारत के नैरेटिव को जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का, क्योंकि अब बैटलफील्ड जो है हाइब्रिड वॉरफेयर की हम लोग
जिक्र सुन रहे होते हैं बार बार, सोशल मीडिया इज द न्यू प्लेटफॉर्म। ये जो पोस्ट पहलगाम क्राइसिस था जिसमें हमने इंडिया को मारा था बहुत बुरी तरीके से, उनके राफेल्स हमने गिरा दिए थे, उसके बाद फिर नैरेटिव की जो वॉर थी वो सोशल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो चुकी थी, और उसके अंदर फिर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती है। क्योंकि मैं आपको साफ एक बात बता रहा हूं, अगर हम माजी में चले जाएं, अरब स्प्रिंग के जो प्रोटेस्ट थे 2011 के अंदर जो तुनिशिया से शुरू हुए थे, वो सोशल मीडिया की कवरेज की वजह से शुरू हुए थे। तो इस तरह के, चलें ठीक है, वो रेवोल्यूशन हम डिबेट कर सकते हैं वो सही थे कि गलत थे, पर इस तरह की कोई चीज आ जाना कि आपने स्टेटस को के खिलाफ रिबेल करना है, वो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करना बहुत हद तक जरूरी है। और ये नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ काइनेटिक मेजर्स के ऊपर नहीं है, नॉन काइनेटिक मेजर्स के ऊपर भी है, जिसके अंदर जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं, और सॉफ्ट एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जाके काबुल के डेलीगेशंस को बुलाएं पेशावर और आप आके कहें कि जी हम आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। इट इज नॉट अ फेडरल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। सॉफ्ट पावर ये होता है कि आप रिले कर दें कि अगर कोई अल्फा एलिमेंट काबुल से कंदहार से पाकिस्तान एक्सपोर्ट होगा तो हम ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, सफारती ताल्लुकात भी डाउनग्रेड हो सकते हैं और हॉट परसूट भी हो सकती है। ये सॉफ्ट एलिमेंट होता है। हमजा साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR ने दहशतगर्दी के हवाले से और सूबों के हवाले से बात की, KP की गवर्नेंस के हवाले से भी बात की। इसी पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डीजी ISPR ने आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये बताया है कि पिछले 3 माह में दहशतगर्दी के 3984 वाक़यात पेश आए हैं और इनमें से 70% खैबर पख्तूनख्वा में पेश आए। उन्होंने सवाल भी छोड़ा कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये जो वाक़यात हैं ये 70% KP में पेश आए। ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा है कि ये वाक़यात पंजाब और सिंध में नज़र क्यों नहीं आते। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर दहशतगर्द अपना काम नहीं करना चाहते या वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने गवर्नेंस की बात की है कि उन सूबों में गवर्नेंस है और KP में गवर्नेंस नहीं है। क्या कहेंगे आप KP गवर्नेंस के हवाले से? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जब आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाए, जब आपके वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, फिर आपकी प्रायोरिटीज में चेंजेस आए, फिर आपने एक और नैरेटिव पुश करना है जो सेंटर के खिलाफ हो, जो इदारों के खिलाफ हो, और आपको कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, तो फिर वो हो नहीं सकता है। और दैट्स वाई देखें नेशनल एक्शन प्लान की क्यों बात की है कि एक को चलें जो काइनेटिक वाला कोच कर रहा है, लेकिन बाकी जो 13 पॉइंट्स उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, गवर्नेंस की बात है, जुडिशरी की हम बात करते हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है, लेवीज की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है। क्या दे आर एम्पावर्ड या उनके पास उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि दे कैन काउंटर या दे कैन टेक ऑन द टेररिस्ट। इसमें यकीनन शक नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की बहुत कुर्बानियां हैं, सिटी की बहुत कुर्बानियां हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, उनकी गलती उसमें नहीं है। आपके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसकी कैपेसिटी बिल्ड कराए, नया वेपन्स एंड इक्विपमेंट लेके आए, उनका अच्छी ट्रेनिंग करवाएं और फिर आप उनको शाबाशी भी दें। आप बताएं कि कितने दफा चीफ मिनिस्टर कहीं खैबर पख्तूनख्वा का या किसी और सूबा का कितना वो जाके विजिट करते हैं अपने एरियाज में। कितना अगर देखें पीछे खैबर पख्तूनख्वा में एस्ट वाइल फाटा में कितने विजिट्स हुए हैं। कोई वहां पे गया, कोई वो खैबर में गया है या कोई मोमन में गया है, तो कोई वहां पे नहीं गया है। बस ज्यादातर मेन सिटीज के अंदर आप रहते हैं, तो ऐसे गवर्नेंस होती नहीं है, क्योंकि लीडर की प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट हर जगह पे होनी चाहिए। सो ये बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं, और ये इसमें पहली दफा नहीं है। एंड ये देखिए, टाइम एंड अगेन ये पॉइंट्स हाईलाइट होते रहे हैं, और स्पेशली जब नेशनल एक्शन प्लान के रूह ये देखे जिस तरह कंसेप्ट 2015 में था, अनफॉर्चुनेटली इवन देखे ना, जब हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरसों की बात करते हैं, अभी तक हम वो नहीं कर सके हैं। तो किसकी जिम्मेदारी इसमें भी? अगर फौज आए तो फौज का। अब्दुल्ला साहब, आज डीजी ISPR ने कहा कि दहशतगर्द और साम पालने इन दोनों का एतबार लिया जा सकता। फिर KP की गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने बात की कि जब गवर्नेंस की बात होती है, बजाय इसके कि ये सूबा अपनी गवर्नेंस पे काम करे, ये सूबा सूबायत पे बात करना शुरू हो जाता है। ये सूबा जो है वो ब्लेम गेम स्टार्ट कर देता है, इस पे सियासत शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी को मजबूत करना सूबे में ज़रूरी है और KP में सिर्फ 3200 अहलकार मौजूद हैं इस वक्त इस इदारे में। तो क्या ये काफ़ी है?
जी देखें, 600 अरब रुपया जो है वो उनको दिया गया पिछले चंद सालों में। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात कही और उसके अंदर CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो था उसको 96% जो था वो तो उनके तनख्वाहों में और मुराद के अंदर चला गया। तो 4% के साथ आपने डेवलपमेंट करनी है। फॉर गॉड से एक सूबा जो इतनी बुरी तरीके से दहशतगर्दी का शिकार हुआ हो। लेकिन देखें, एनाटोल लेविन की किताब मौजूद है, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। उसमें उसने कहा कि पाकिस्तान को अगर आपने तोड़ना है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान की अफवाज को जो है मुतनाज़ा बनाना पड़ेगा और उसको कमजोर करना पड़ेगा। और उसके लिए वो तरीका बताता है कि आप सियासतदानों का सहारा लें, आप पॉपुलिस्ट लीडरशिप को जो है वो सामने लाएं और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को जो है आप जो है निशाना बनाएं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से खुदा न खास्ता कोई नहीं बचा पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज से एक दिहाई पहले लिखी गई किताब जो है उसको पढ़ लें। अब आप आ जाए, मुझे ये बताइए कि वो सियासतदान जो सारा दिन जो है उनका काम ही यही होता है कि एक उर्फ आम में सियासतदानों की बात होती है कि जी जनाजा पढ़ना और जो है वो शादी ब्याह अटेंड करना ये उनकी मजबूरी होती है। मुझे ये बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान के शोहदा जो खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पर लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, कितने जनाजे पढ़े, कितने ऑफिशियल ट्विटर से उनके मैसेजेस आए, कितने उन्होंने ताज़ियतनामे और अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया पेजेस थे उनके ऊपर अपलोड किए। ये एक एजेंडे के जरिए काम हो रहा था। जब दुश्मन को बराह रास्त जो है कोई कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने जो है अंदरूनी तौर पर हमें जो है इम्प्लोड करने की कोशिश की जा रही है। बराह रास्त भारत नहीं कर सकता, इसलिए वो अब आप देखें, गौर कीजिए, जब IMF से पाकिस्तान को लोन मिलता है तो एक पार्टी जो है वो जाके IMF वर्ल्ड बैंक के सामने धरना दे देती है। पाकिस्तान अफवाज के मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा करने पे, जिस पे बाद में आदिल राजा को कल बरतानवी पार्लियामेंट ने सजा दे दी। आप देखें कि बरतानिया में, यूरोप में और अमेरिका और कनाडा के अंदर बाकायदा बैनर्स, वो जो मोबाइल स्क्रीन लगा के गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो है मनफी प्रोपेगेंडा। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क, देखें भारत में भी इख्तलाफात होंगे, हर मुल्क में इख्तलाफ होते हैं, क्या कभी किसी मुल्क के ने दूसरे मुल्क के अंदर जाके इस तरह से अपने मुल्क की बेइज्जती की है? और ये कौन कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सोच को जो है वो लाया जाए जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ टकरा जाए। और इस टाइम पे कस्टोडियन ऑफ रियासत पाकिस्तान जो है वो कोई और नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान है। बिल्कुल है सर। आज अफवाज पाकिस्तान ने, जिस तरह से आपने शुरू में बात की थी कि ये प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने एक वार्निंग भी दी और ये वार्निंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमजा साहब, भारत ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना खोलने वाला है, फितना अल खारिज तो वहीं से अटैक करते हैं। और दूसरा सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगी कि बैरूनी दुश्मन से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ताकतें जो आपके मुल्क को कमज़ोर कर रही हैं, खोखला कर रही हैं, कितनी ज़्यादा खतरनाक हैं वो? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले भारत के वाली बात के ऊपर आ जाते हैं। भारत को मौका मिल चुका है क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो इंडिया ने को तो एक मौका मिल चुका है कि पाकिस्तान को और ज्यादा मजीद डिमोरलाइज कर सके, जो एक नाकाम कोशिश होगी। तो सिफारती तौर पे आपको याद होगा, एक आई थिंक अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो नरेंद्र मोदी ने जाके काबुल में एक इनका जो पार्लियामेंट है उसको इनॉग्रेट किया था। तो पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करने के बाद उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान की डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। हालांकि बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका इतने अरसे से वहां पे गया है और उन्होंने जो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी अफगानिस्तान के अंदर प्रमोट करने की कोशिश की, वो एक मुकम्मल तौर पे एक फेलियर था। तो बट इंडिया के जो अज़ाइम है वो तो काफी आप कह सकते हैं वाज़ेह हो चुके हैं। इंडिया वांट्स कि अफगानिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान को अटैक करना, क्योंकि पोस्ट पहलगाम जिस किस्म की वो जिल्लत को बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त, अमेरिका की तरफ से H1 वीजा जो हैं, जो अमेरिका इंडियन यंग प्रोफेशनल्स हैं वो अवेल करके अमेरिका में जाके अपने करियर्स को बनाना चाह रहे हैं, उस रास्ते को बंद कर दिया गया, टैरिफ्स लगा दिए उनके ऊपर। नरेंद्र मोदी, वो हाउडी मोदी और वो नमस्ते ट्रंप वाला जो इक्वेशन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि इंडिया जो है, लेकिन मेरे ख्याल में डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल जो प्राइज है वो ट्रंप को नहीं मिला, जिसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश भी थी उनको और बड़ी कोशिशें भी कर रहे थे।
सही है। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बात कर सकते हैं। देखिए, मिडल ईस्ट की पॉलिसी के हवाले से ठीक है, उन्होंने सीज फायर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और सब कुछ है, पर कुछ अनरिजॉल्व डिफरेंसेस तो जरूर है। सही, और सही, सही। अच्छी बात है कि नोबेल पीस प्राइज उनको नहीं मिला, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी जो मिडल ईस्ट की पॉलिसी की वजह से ही फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही थी। पर बिल्कुल कमिंग सही। बैक टू इंडिया, जी, देखें जी। भारत की अगर हम बात इस वक्त करें, ये जो आउटरीच प्रोग्राम है ये इस वजह से है क्योंकि पोस्ट पहलगाम वो, क्योंकि मिलिटरीली तो पाकिस्तान को कुछ कर नहीं सके, अब वो अफगानिस्तान सही। को दोबारा से एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को अटैक करने का। अंदरूनी जो खतरात हैं, देखिए अंदरूनी खतरात में तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि कुछ सही। मामलात जो हैं वो सियासत से ऊपर होती हैं, सही। और अगर इस तरह की कुछ जमातें हैं जो एंटी पाकिस्तान नेफेरियस एजेंडा अपना इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं बैरूनी सतह के ऊपर या अंदरूनी सतह के ऊपर, उनको कॉल आउट कर देना चाहिए। देखिए किसी मुल्क के अच्छा अंदर अच्छा, नहीं हमजा होता। साहब, ब्रिगेडियर साहब लाख से मैं एक सवाल इख्तिलाफात करना हों। चाहूंगी कि एक बड़ा अलिंग आज एक फैक्ट एंड फिगर जब डीजी आईएसपीआर पेश कर रहे थे तो उसमें यह भी एक कोट किया गया कि रवां साल जो हवाजी मारे गए हैं वो पिछले 10 सालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल है ये बहुत अलार्मिंग है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर क्या बनेगा? इसके बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने फिगर बताएं कि इस साल ही 161 अफगान नेशनल्स मारे गए हैं, और अब जो है कि फितरा और खारिज की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो अफगान नेशनल आ रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत कम है, अफगान नेशनल ज्यादा है। जिस तरह उन्होंने बताया कि 30 सुसाइडर्स जो थे वो सारे वो अफगान थे, और फिर अलकायदा भी मोटिवेट कर रहा है लोकल अफगान्स को कि वो इसको ज्वाइन करें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्शन मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स सपोर्ट टीम के मुताबिक जो फितना और खारिज के वहां पे स्ट्रेंथ 6500 हैं। तो फिर मजीद जो तो आप देखें ना कि अब वहां पे इनको रिक्रूटमेंट मिल रही है, शेल्टर उनको है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट है, लिबर्टी टू मूव है वहां पे, और फिर देखें फैसिलिटेशन है। जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो तश्कीलात आ रही हैं, आप देखें जिस मैसिव तरीके से इनको मार पड़ी है। आप पाराची जिसमें कुरम के अंदर से डंडा पिटन वो जो है सरलाची वाली साइड से आने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ वजीरिस्तान से, संबाजा से। सो एक ये देखें कि ये आइसोलेशन में वाकयात नहीं हो रहे, ये एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है, और फंडिंग के पीछे से इंडिया की भी है। अफगानिस्तान खुद जो फंडिंग जो पैसा दे रहा है, इन डॉलर्स की पेमेंट हो रही है नूर वली महसूद को, और जिस तरह उनको वहां पे गेस्ट हाउस दिया, गार्ड ट्रांसपोर्ट है, सारा कुछ है, और तो वो ये चीजें बहुत वाजे है। लेकिन देखें कि जब तक हम एपिक सेंटर, जब बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ये चीजें कंटिन्यू होगी, और जड़ जो है वो अफगानिस्तान है। अब दुनिया भी रियलाइज कर चुकी है, अमेरिकन ने भी रियलाइज किया है, और जो थ्रेट वहां से अभी इमर्ज कर रहा है, इट्स नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, फॉर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए, बट इट हैज बिकम ए ग्लोबल थ्रेट है। जिस तरह स्पेशली अलकायदा की भी बात करें, इस्लामिक स्टेट की भी बात। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक फ़र्द वाहिद की बात की आज डीजीपी आईएसपीआर ने, और इसके साथ साथ जो 3 रास्ते बताए हैं उनको तफसीलन डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तर्जुमान पाक फ़ौज ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और इसके इदारों को किसी सियासी शोबदाबाजी से परेशान नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि रियासत पाकिस्तान और इसके अवाम को किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। कैसे आप देखते हैं इसको? जी बिल्कुल वाज़ेह है। मेरे ख्याल में अडियाला के लिए पैगाम है कि ये पाकिस्तान है, ये किसी एक आदमी की जागीर नहीं है, और रियासत जो होती है वो तर्जुमान होती है। पाक फौज जो है उसके अंदर ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो कि कोई बड़े ज़मींदार नहीं होते, वो मतवसत और बहुत ही कमज़ोर घरानों से आते हैं। फिर मेरिट और अकाउंटेबिलिटी 2 खूबसूरतियों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अल्लाह ताला इज़्ज़त का मुकाम देता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज जो है वो एक ग्लू की मानंद जो है, उसने तमाम सूबों को और तमाम कौमियतों को, तमाम मज़ाहिब को, तमाम फ़िक़हों को जो है जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बात होती है और वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हिफाजत फ़र्ज होता है। इस वजह से ये ब्रदर ऑफिसर्स और ब्रदर जो है सोल्जर्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर अगर एक शख्सियत है जो कि मुस्तकिल, जैसे मैंने आपसे कहा, कभी वो याहिया 2 की बात करते हैं, कभी वो शेख मुजीब की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन कमाल यह है कि शेख मुजीब जिनकी वो तारीफ
तारीफ कर रहे थे, शेख मुजीब को तो उनकी अपनी कौम ने रद्द कर दिया। दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूर होने चाहिए, हर के साथ होने चाहिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो दहशतगर्दों को, बीएलए और मजीद ब्रिगेड के लोगों को वो पनाह देंगे। लेकिन यहाँ एक और भी सवाल है, वो ये है कि आखिर अमेरिका अपना असला कब वहां से लेके जाएगा, क्योंकि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा ऐसा ही है, है। इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, मैं एक बात उसमें आपको बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये सिर्फ टीटीपी के नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अफगान नेशनल आर्मी के ट्रेंड शुदा हैं, गैर मुल्की फौजियों और भारतीयों ने इनको ट्रेन किया और अब इनको पैसे चाहिए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में बेरोजगारी है और लाकानूनियत है। इसकी वजह से इन लोगों को जो है आप खरीद सकते हैं, बिकॉज अफगान कैन बी परचेज्ड, उनको जो है हायर किया जा सकता है, उनको इजीली इस मामले के लिए, किसी भी काम के लिए जो है वो आप जो है वो उनको किराए पे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ये वो लोग अब्दुल्ला हैं साहब, जो कहा जाता है ना कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और दहशतगर्दों का ताल्लुक भी हम किसी मुल्क नहीं जोड़ सकते। DGISPR ने भी आज वाज़ेह किया है कि जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं उनका अफगानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। हमजा साहब, आज जब फर्द वाहिद की बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा है DGISPR ने कि तने तनहा गैर जिम्मेदारी से ये फर्द वाहिद जो है ये दहशतगर्दी को पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में वापस लेके आया। देखिए, बात सिंपल सी है, एक पॉलिटिशियन की वजह से पूरा केपी का इक्वेशन और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इक्वेशन जो है वो जेपर्डी के अंदर पड़ चुका है। और मेरे ख्याल से इस सियासतदान को थोड़ा सा चाहिए कि वो अपने जो सारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो पाकिस्तान के नजरिए के बारे में क्या अपनी एक राय रखते हैं, उस पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है कि इफ देयर इज वन जमात या वन पॉलिटिशियन या वन फर्द जिसकी वजह से ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान की जो जानो माल की जो हिफाजत है, जो हमारे यहाँ जो मासूम खवातीन है, बच्चे हैं जो दहशतगर्दी के अंदर मारे जा रहे हैं, अगर उनकी वजह से इस चीज को इनेबल किया जा रहा है तो इस इनेबलर को सिंगल आउट करके खत्म कर देना चाहिए। क्या खत्म करने का मेरा मतलब है कि इस चीज को बिल्कुल एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस मामले में होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप सियासत करें, आपके फौज के साथ लाख इख्तलाफात होते हैं, हम सब के होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे काउंटर टेररिज्म की जब तक बात आ जाती है, उस चीज के ऊपर एक जीरो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना बहुत हद तक जरूरी है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप प्रोविंशियली अफगान डेलीगेशन को बुलाएं, और आपको याद होगा जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम चला था तो वही डेलीगेशन जो है वो उठने से उन्होंने इनकार कर दिया था। They didn't even respect your national anthem। पाकिस्तान इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है वहां पे तो हमें खड़ा होना पड़ता है, भारतीय उनको भी खड़ा होना पड़ता है। ये किस किस्म की रिवायत है? इससे पता चलता है कि अफगान तालिबान की सोच पाकिस्तान के हवाले से क्या है और जो सियासी जमातें उस सोच को इनेबल कर रही हैं। आप पश्तून वाली की अगर अभी बात की है कि रिवायत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पश्तून वाली और चीज है, ट्राइबल कल्चर एक और चीज है। अफगानिस्तान के जो तालिबान ने और जो आईसिस के ने इस आइडियोलॉजी को, क्योंकि सियासी तौर पे कजन्स हैं, ये बात सच है कि उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी सॉफ्ट है और ये जो है बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर्स हैं। इन्होंने उस चीज को हाईजैक करके अपना वर्जन शराया लॉ का अपना के इस्लाम को जस्टिफिकेशन बना के वो मासूम बच्चों को और खवातीन को और हमारे सोल्जर्स को जो है वो अटैक कर रहे हैं। जो ऐसी कोई इनेबलर है जो इस चीज को पनाह दे रही है या इसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ उस तरह का स्टैंड नहीं उठा रही, तो मेरे ख्याल से इक़दाम उठाने चाहिए। अभी क्योंकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की जानिब बढ़ रहे हैं, तो अब्दुल्ला साहब, अब जो 3 बातें वाज़ेह कर दी गई हैं, 3 रास्ते बता दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। या तो दहशतगर्दों को रियासत के हवाले किया जाए, इसके साथ साथ या फिर रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को ख़त्म करने में किरदार अदा किया जाए, और तीसरी जो वार्निंग है वो ये है कि अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो रियासत की कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये जो है क्योंकि एक खास एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, ये करते रहेंगे अपने एजेंडे के ऊपर। ये भी हकीकत है कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, 66% से 74% हुआ है। इसकी वजूहात भी हम जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कमजोरियां दिखाई गई, आखिर वो लोग जिम्मेदार हैं ना। अगर इतने लोग जो है वो शहादतें नोश कर रहे हैं तो आखिर इनका खून
खून जो है वो किसी की गर्दन पर तो है, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, अपनी सियासत की तरजीहात की बुनियाद के ऊपर, गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर, मुल्क दुश्मन अनासर के कहने के ऊपर। अभी पख्तून वाली की बात हो रही थी, देखें पख्तो जो है वो कुफार के खिलाफ होती है, तो भारत के साथ हाथ मिलाना, मैं अफगान कौम को जो है मुखातिब हूं कि क्या आप अपने लोगों से पूछें, उन तालिबान से पूछें जो अल्लाह और उसके रसूल और कुरान को मानने वाले हैं, उनसे पूछें कि क्या काफिर के साथ जो है मिलकर अपने मुसलमान भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई करना क्या ये जायज है? क्या ये एक नासूर नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने इसके लिए शदीद तरीन अहकामात नहीं दिए? ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमजा साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो 3 रास्ते वाजे किए गए हैं, आज डीजीपी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर बता दिए हैं, ये 3 रास्ते कितने जस्टिफाइड हैं? ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। अपने इन्हें एक दफा की कुर्बानियां देने के बावजूद हमने काबुल को रिले किया है कि आप अपने हाउस इन ऑर्डर करें, आप तमाम तंजीमों को, मजीद ब्रिगेड से लेके ब्रास से लेके टीटीपी के खिलाफ आप कार्रवाई करें, वरना फिर इक़दामात उठाने पड़ेंगे। क्योंकि देखें, अफगानिस्तान के दी ओनस इज ऑन अफगानिस्तान। अगर आप जाके इंडिया के साथ एक आउटरीच करेंगे, वही इंडिया जो इन्हीं अल्फा एलिमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है और वो फिर अल्फा एलिमेंट्स आके पाकिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, ये कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से तीनों ये पॉइंट्स जो है ये काफी वैलिड है, इनमें क्रेडिबिलिटी है, और अफगान द बॉल इज इन काबुल्स कोर्ट कि वो किस किस्म के इक़दामात उठाते हैं। अगर तो इसी तरह की वो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के अंदर चले जाएंगे, अल्फा एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो फिर हमें इस तरह के इक़दामात उठाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा जस्टिफाइड, और अभी भी मौका दिया गया है कि आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा साहब और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वो अनासर जो रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जो फौज पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं, वो दरअसल दुश्मन के बयानियों को ताकत दे रहे हैं। और अब वक्त आ गया है कि हम बतौर कौम फैसला करें कि क्या हम दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और उनके हमदर्दों के साथ खड़े हैं, या रियासत पाकिस्तान के, इसकी फौज के और इसके कानून और आइन के साथ हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।